बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डीसी मोटर के ऊपर। डीसी मोटर बुनियादी तौर पे मोटर और जनरेटर डीसी मशीन के ही दो जुज़ हैं। डीसी जनरेटर के बारे में हमारे पिछले लेक्चर हो चुके हैं। आज डीसी मोटर का लेक्चर है। डीसी मोटर की सबसे पहले तो डेफिनेशन पे बात करते हैं। ये एक मोटर की अंदरूनी उनके फ्लक्स की तकसीम और फ्लक्स कैसे कंसंट्रेट करते हैं आपस में, डायग्राम बनाई गई है। डीसी मोटर की डेफिनेशन ये है कि ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन जिसको हम डीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर देती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। बुनियादी तौर पे एक एसी मोटर और डीसी मोटर के अंदर फ़र्क ये होता है कि डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर सर्किट के साथ कम्यूटेटर बार्स लगी होती हैं और ब्रशेस के ज़रिए उन्हें डीसी सप्लाई दी जाती है। इस बुनियाद पे ये डीसी मोटर और एसी मोटर में फ़र्क होता है। तो आइए इसके आज मोटर के काम करने का असूल या वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली मोटर की सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये हमारे पास मोटर का सिंबल है। जब सिंबल डायग्राम हम बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। मोटर का बुनियादी तौर पे काम करने का असूल ये होता है कि सबसे पहले जब हम मोटर को डीसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्राहम करते हैं तो ये सप्लाई जब मोटर को जाती है तो मोटर के एक तो आर्मेचर सर्किट के अंदर फ्लक्सेस पैदा होते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग में जब सप्लाई जाती है तो क्या होता है, जैसे हमने कॉइलिंग सर्किट के अंदर पढ़ा है कि जब किसी कॉइल को सप्लाई दी जाती है तो कॉइल के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, एक मकनातीसी फ्लक्स बन जाता है। इसी तरह डीसी मोटर के जब आर्मेचर सर्किट को सप्लाई देते हैं तो वो एक फ्लक्स की लेयर बनाता है और उसके साथ ही फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होती है। जब फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई जाती है तो फील्ड वाइंडिंग का भी एक फ्लक्स होता है जिसको हम मेन फ्लक्स कहते हैं। एक तो मेन फ्लक्स हमारे पास ये फील्ड वाइंडिंग का आया, ये मेन फ्लक्स चल रहा है। एक यहां पे हमारे पास आर्मेचर है, इसके भी पोल्स बनते हैं एन और एस पोल, एन और एस पोल। इस तरह से इसके भी पोल्स होते हैं, वाइंडिंग होती है। जब इस वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा होता है तो इसका भी फ्लक्स हर वाइंडिंग का एन से एस की तरफ इस तरह जाता है, एन से एस की तरफ फ्लक्स इसका भी गर्दिश करता है। अब इन दोनों फ्लक्सेस जब आपस में टकराते हैं तो उसकी इंटरनल डायग्राम ये कुछ बनाई गई है कि ये आर्मेचर का फ्लक्स और फील्ड का फ्लक्स जब टकराते हैं तो पहला मेन फ्लक्स अपने एक एंगल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, जिसको ये यहाँ पे शो किया गया है। इसने इस एंगल पे आना था इस तरह सीधा, तो ये ऊपर से मूव कर जाता है। जो वाइंडिंग जिस पोल के जेरे असर होती है, आर्मेचर फ्लक्स जब मेन फ्लक्स के साथ टकराता है तो वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाता है। उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके अंदर इतनी लचक होती है कि वो अपनी सही पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है फ्लक्स। और इसी तरह दूसरे पोल्स का भी होता है। अब वो जब ये फ्लक्स आर्मेचर का फ्लक्स और फील्ड का फ्लक्स ये आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये आर्मेचर का फ्लक्स है, ये ऊपर फील्ड का फ्लक्स है, वो उसके साथ टकराता है तो वो अपनी असल पोजीशन से थोड़ी सी लचकने के ऊपर निकल जाता है। ये जो थोड़ा सा वो अपने पॉइंट से टर्न आउट हो जाता है, इस टर्न आउट होने की वजह से इस आर्मेचर के ऊपर, आर्मेचर बार्स के ऊपर एक टॉर्क या एक फोर्स डेवलप होती है। टॉर्क भी बेसिकली, टॉर्क की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, द टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, कि वो फोर्स जो किसी भी जिस्म को घूमने या घुमाने का रुझान रखती है, कि घुमाने की तरफ रुझान दिलाती है, वो टॉर्क होती है। तो यहाँ पे एक फोर्स इसके ऊपर डेवलप हो जाती है। एक फोर्स, वो लचक तो होती है जैसे रास्टर की एक लचक है, लेकिन वो फोर्स भी तो रखती है ना। वो फोर्स जब रखती है तो आपका जो आर्मेचर बार होता है, आर्मेचर रोटर है एक किस्म का, वो तो बार बेरिंग से बाहर लगा हुआ है। जब उसके ऊपर फोर्स लगती है तो बेरिंग की वजह से आर्मेचर घूम जाता है, घूम के वो अगले पोल्स के आगे आता है, तो अगले पोल्स पे भी इसी तरह उसका फ्लक्स उस अगले पोल से टकराता है, तो वहां पे भी एक फोर्स उसके ऊपर लगती है। जब वो फोर्स लगती है तो वो बार बेरिंग होते हैं उनके अंदर, तो वो आर्मेचर मुसलसल घूमने लग जाता है। ये असल में एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इस मोटर सर्किट के अंदर। तो इस तरीके से फिर मोटर एक प्रोसेस के तहत, एक कंटिन्यूअली प्रोसेस के साथ मुसलसल अमल के जरिए घूमना शुरू कर देती है। ये तो था एक मोटर का, एक डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो
तो आप प्लीज फील फ्री फॉर आस्किंग एनी क्यूरी प्लीज। कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके ऑलराइट। तो यहाँ तक हमारा मोटर का एक वर्किंग प्रिंसिपल था कि जिस प्रिंसिपल के तहत मोटर घूमती है। इससे के साथ ही मिलता जुलता हमारा एक टॉपिक है कि बैक ईएमएफ। अब दो तरह की ईएमएफ होती हैं। एक जनरेटर के अंदर हमने ईएमएफ पढ़ी थी जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, और एक मोटर के अंदर पैदा हो रही है, इसको बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है, यही सर्किट को देखें, मेन फ्लक्स के साथ आर्मेचर सर्किट का फ्लक्स टकराता है तो मोटर घूमती है। अब जब आर्मेचर कंडक्टर मेन फ्लक्स को काटते हैं, वीडियो स्टार्ट की हुई है, आर्मेचर सर्किट मेन फ्लक्स को जब काटते हैं तो आर्मेचर सर्किट के अंदर भी एक ईएमएफ पैदा हो जाती है। एक तो पहले उसको करंट दिया जा रहा था, पहले ही उसकी वजह से करंट के बहाव की वजह से आर्मेचर सर्किट या आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर करंट के बहाव की वजह से एक ईएमएफ पैदा हो रही, एक फ्लक्स फैल रहा था। अब वो जो मेन फ्लक्स को कदा करते हैं, काटते हैं, उस काटने की वजह से आर्मेचर सर्किट के अंदर भी ईएमएफ पैदा हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि वो लॉ कहता है कि जब किसी भी करंट कैरियंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया जाता है तो वो उसको पता करेगा, उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगी। मोटर में ये एक एक्शन हो रहा होता है, इस जरिए से ये एक ईएमएफ पैदा हो जाती है। इस पैदा होने वाली ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं। और ये जो आर्मेचर सर्किट को बाहर से सप्लाई दे रहे हैं उसके ये मुखालिफ सीमत में होती है, ये उसके अंदर पैदा हो रही है ना, ये जनरेटर एक्शन के तहत हो रही है ना, उसके मुखालिफ सीमत में होती है जो उसके काउंटर कर रही है, उसको बैक भेज रही है। तो इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं। ये हमारे जो मेन सब टर्मिनल वोल्टेज होते हैं मोटर के, उसके कम करने का बायस बनती है, उनको ड्रॉप्स करने का बायस बनती है। लेकिन वो मिकदार में इससे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये मिकदार में बहुत कम होती है, इसलिए वो अपने पॉइंट से बरकरार रहते हैं। ये हर हाल में बैक मतलब भेज दिया ये है जी, हर सूरत में बैक ईएमएफ भेज दिया। ये वोल्टेज को काउंटर करने का बायस बनती है। काउंटर यानी कि उसको एक फोर्स है, उसको आगे से कोई फोर्स उसके असर को कम करने का बायस बनती है, इसीलिए इसको बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं, इसको काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। तो जब मोटर का आर्मेचर हरकत में आ जाता है तो बैरूनी बरकी दबाव बैक ईएमएफ और घूमने की रफ्तार पर गालिब रहता है। बैरूनी बरकी दबाव इतना, जब वो हरकत में आ जाता है तो वो इतना ज़्यादा होता है कि वो बैक ईएमएफ पर गालिब रहता है, जिसकी वजह से मोटर अपनी स्पीड पर घूमती रहती है। तो अगर बरकी रफ्तार कम हो जाएगी, ठीक है, फिर आपका बाहर वाला बरकी दबाव भी कम हो जाएगा, और अगर रफ्तार ज्यादा होगी तो बरकी दबाव भी ज्यादा होगा। यानी बैक ईएमएफ मोटर की रफ्तार के जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, ये उसके बराह रास्त मुनासिब होती है। जितने ज्यादा वो रफ्तार होगी उतना ही ज्यादा वो फ्लक्स को काटेगा, उतनी ही ज्यादा इस मोटर के अंदर बैक ईएमएफ पैदा होगी। तो नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि डीसी मशीन के अंदर मोटर और जनरेटर दोनों चीजें आती हैं। तो जो एक जनरेटर के फिजिकली पार्ट्स होते हैं उसी तरह ही मोटर के पार्ट्स होते हैं, जिसमें फील्ड बोल्स हैं, जनरेटर में भी होते हैं, मोटर में भी पाए जाते हैं। फील्ड के ऊपर कॉइल्स होती हैं, वो मोटर के अंदर भी होती है, जनरेटर के अंदर भी होती हैं। आपको अगर क्वेश्चन मोटर या जनरेटर के पार्ट्स आ जाते हैं तो वो दोनों के कॉमन ही हैं, एक जैसे होते हैं। कम्यूटेटर जनरेटर के अंदर भी लगा होता है, इसके अंदर भी स्टेटर भी जनरेटर के अंदर होता है, इसके अंदर भी आर्मेचर वाइंडिंग जो है आपको पता है कि वो जनरेटर के अंदर भी मौजूद होती है, मोटर के अंदर भी आर्मेचर वाइंडिंग मौजूद होती है। इसी तरह कार्बन बुशेस और बुरे शोल्डर जिसको रॉकर कहते हैं, ये भी डीसी मशीन के कॉमन पार्ट्स के अंदर ही पाया जाता है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था कि जिसमें हमने मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया, उसके साथ हमने काउंटर ईएमएफ और डीसी मशीन के कोई 3 से 5-6 जो हिस्से दिए गए हैं वो डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डीसी मोटर्स की आगे फर्दर जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन से टाइप की मोटर किस जगह पे इस्तेमाल की जाती है, ये हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि आपके नेचर ऑफ जॉब या आपके वर्किंग काम की नोयत के लिहाज से कौन सी मोटर किस जगह के ऊपर हमने सिलेक्ट करनी है, कि आया कि सीरीज मोटर इस्तेमाल करनी है या शंट मोटर इस्तेमाल करनी है या सर्वो मोटर इस्तेमाल करनी है, या किस टाइप की मोटर किस लोड के ऊपर कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज के लेक्चर का एक काम होता है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।